Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Colony. In this video, we are going to discuss zoology questions of GATE 2018. So the first question is, animals belonging to phylum Echinodermata are closer to chordates than other invertebrate phyla. Which one of the following reasons can account for this relatedness? Highly evolved nervous system, radially symmetric body plan, deuterostomic development, or well developed muscles? Well, the answer is deuterostomic development. These images are taken from R.L. Kotpal. So, what are deuterostomes? In them, the mouth arises from distance away from the blastopore, while the other one is protostomia डिवीजन प्रोटोस्टोमिया जिसमें क्या होता है कि माउथ ब्लास्टोपोर से अराइज होता है वाइल ड्यूटेरोस्टोम में उससे अवे होता है मतलब उससे दूर अराइज करता है इसमें कौन कौन आते हैं कीटोग्नेथा एंड एकाइनोडर्मेटा पोगोनोफेरा फोरा एंड हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स जो है वो भी ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं तो आप देख सकते हैं काइनोडर्मेटा यहाँ पे आ रहा है और कॉर्डेट्स या जो बाकी इनवर्टिब्रेट फाइला हैं वो इसमें नहीं आते, वो प्रोटोस्टोमियम में आते हैं. तो deuterostome development is the reason why echinodermata are closer to other chordates rather than the invertebrate phyla. Next question is, a zoologist recovered some tissue from preserved skin of a woolly mammoth. Further genetic analysis requires DNA isolation and increasing its amount. DNA isolation and increasing its amount. Which one of the following techniques would be most useful for increasing the amount of DNA? ये तो बहुत easy question है. आंसर है PCR या polymerase chain reaction. PCR क्या करता है? It amplifies a precise fragment of DNA. तो जो woolly mammoth से जो DNA हमें मिला है उसका हम पहले क्या कराएंगे? Denaturation कराएंगे at 94 डिग्री सेल्सियस. देन अनीलिंग कराएंगे विद द प्राइमर्स जो कि ओलिगो प्राइमर्स होते हैं एंड देन इनका एक्सटेंशन होगा मतलब कि पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज जो है ये टारगेट सीक्वेंसेस को एक्सटेंड करेंगे और हमें जो है नया डीएनए मिल जाएगा बना हुआ. तो आंसर इज पीसीआर. In a chemical reaction where the substrate and product are in equilibrium in solution, what will occur if an enzyme is added? The equilibrium of the reaction will not change. There will be a decrease in product formed. Additional substrate will be formed. The free energy of the system will change. जी free energy तो बिल्कुल change नहीं होगी. While additional substrate बिल्कुल नहीं बनेगा. And there will be decrease in product formed. जी नहीं. अगर एंजाइम है तो प्रोडक्ट ज़्यादा ही बनेगा एंजाइम ऐड किया है तो द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन विल नॉट चेंज इज द राइट आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूजफुल एनर्जी इन अ रिएक्शन और द एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क. तो जो एनर्जी विच इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन और इट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी. और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी जो है वो क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज देखा गया है या सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. एंड इक्विलिब्रियम कब रीच किया जाता है? व्हेन सबस्ट्रेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट द सेम रेट एज प्रोडक्ट. तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जब हो जाती है तब इक्विलिब्रियम बनता है. और जो एंजाइम्स हैं वो डेल्टा जी या फ्री एनर्जी चेंज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. हालांकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं? एंजाइम्स करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम बाय फॉर्मिंग अ ट्रांजिशन स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट फ्री एनर्जी और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट भी होता है. तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो फ्री एनर्जी को डिक्रीज करने में मदद करता है मतलब माइनस में ले जाता है माइनस डेल्टा जी में. और माइनस डेल्टा जी जब होता है तब रिएक्शन क्या होती है? फेवरेबल होती है. So as a result more product will be formed because more molecules will have the energy necessary for the reaction to occur and the reaction will occur at a faster rate.
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Tay-Sachs disease is a human genetic disorder that is associated with defects in which one of the following cellular organelles: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus या लाइसोसोम। वेल, टे-सेक्स डिजीज जो है वो है एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। आप देख सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं जो सेल में हो रहे होते हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर उनका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है अगर, तो फिर जो ऑर्गेनेल के जो फंक्शंस है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं या पेरोक्सिसोमल डिजीजेस हैं। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट जो है ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस की हैं। इसमें GM2 का जो सबस्ट्रेट है, ये गैंग्लियोसाइड है एक, एंड इसमें एंजाइम इन्वॉल्व कौन सा है, बीटा हेक्सोसामिनेडेज ए। बाकी गाउचर डिजीज, हंटर डिजीज एंड पॉम्पे डिजीज, नीमन पिक डिजीज, फैब्री, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस, यहाँ पे भी इसकी लिस्ट दे रखी है, ये पेरोक्सिसोमल की लिस्ट दे रखी है, आपको ये लर्न होनी चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए। नाउ इंक्रीज इन द एक्जिस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ ग्रे पेपर्ड मॉथ, that is Biston betullaria, during industrial revolution in Britain is an example of which one of the following evolutionary processes: न्यूट्रल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? It is the process that results in the adaptation of an organism to its environment by means of selectively reproducing changes in its genotype or genetic constitution. In natural selection, those variations in the genotype that increase an organism's chances of survival and procreation are preserved and multiplied from generation to generation at the expense of less advantageous variations. Evolution often occurs as a consequence of this process. So natural selection may arise from differences in survival, in fertility, in rate of development, in mating success, or in any other aspect of life cycle. All such differences result in natural selection to the extent that they affect the number of progeny an organism leaves. तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? ये है अडेप्टेशन जो कि ऑर्गेनिज्म में हो रही है विद रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, और वही जो जीनोटाइप सर्वाइव कर रहा है, जो कि इसमें अडेप्ट कर पाया है, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव कर पाया है और ये प्रोक्रिएट करे जनरेशन टू जनरेशन, इनका जो ये जीनोटाइप है वो मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर वही ऑर्गेनिज्म रह गए जो कि सर्वाइव कर पाए, और जो लेस एडवांटेजेस थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन इसका एक टाइप है जिसमें कि बिस्टन बिटिलेरिया जो कि पेपर्ड मॉथ्स हैं, आप देख सकते हैं ये लाइट कलर का ओरिजिनल पॉपुलेशन था, फिर जैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, देन व्हाट हैपेंस, जो वाइट कलर के मॉथ हैं उनको जो उनके प्रेडेटर्स हैं उनके द्वारा खा लिया गया, और जैसे ही ये हुआ तो कौन से मॉथ बच गए, डार्क कलर्ड मॉथ बच गए। ठीक है, क्योंकि दे आर बेटर कैमोफ्लाज्ड अगेंस्ट अ सूटी एनवायरनमेंट। तो ये था डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल। आप देख सकते हैं ग्राफ भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है। स्टेबलाइजिंग में क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट ग्राफ हमें मिल रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल रॉबिन्स का दे रखा है जिसमें लार्जर क्लचेस में रिजल्ट इन malnourished चीक्स वाइल स्मॉलर क्लचेस में रिजल्ट इन नो वायबल ऑफस्प्रिंग। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है और जो पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन के बाद है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन डाइवर्सिफाइंग में क्या हो रहा है, इसमें ग्रे एंड हिमालयन रैबिट्स का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि बेस्ट सूटेड फॉर रॉकी एनवायरनमेंट है, वाइल जो वाइट रैबिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो जो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन देख सकते हैं आप, तो फिर यहाँ से डाइवर्स हो गए, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक ग्रे कलर का जो है वो दूसरी डायरेक्शन में सर्वाइव कर रहा है, वाइल जो दूसरा ग्रे वाइट कलर का है वो थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो डाइवर्सिटी मिल रही है इनके सिलेक्शन में। Then which one of the following is not a characteristic of a cancer cell? Increase in cell motility,
लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, डिक्रीज इन अपोप्टोसिस या अनकंट्रोल्ड मियोसिस? वेल द आंसर इज अनकंट्रोल्ड मियोसिस। नॉट पूछा गया है। सेल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है कैंसर सेल्स की ड्यू टू द लॉस ऑफ अडेसिव मॉलिक्यूल्स। तो जो सेल की एधेरेंस प्रॉपर्टी होती है वो कैंसर सेल्स में नहीं मिलती है और इससे इनकी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये मेटास्टेसाइज कर पाते हैं, इधर से उधर ट्रैवल कर पाते हैं विद इन द बॉडी। सेकेंड इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि एक सेल मान लीजिए यहाँ पे आसपास ये ग्रो कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक सेल का साइज ग्रो कर रहा है यहाँ पे, तो दूसरा सेल कुछ सिग्नल्स भेजता है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं कर पाता या एक्स्ट्रा डिवाइड नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। टच से एक सेल दूसरे सेल से टच हो मतलब कॉन्टैक्ट में है तो वो इनहिबिट कर देते हैं एक्सेस ग्रोथ या एक्सेस डिवीजन को। देन डिक्रीज इन अपोप्टोसिस। यस, अपोप्टोसिस क्या होता है? इट इज अ नेचुरल सेल डेथ जो कि होनी चाहिए बॉडी में। देन इनका डिक्रीज होने पर क्या होता है, सेल का जो भी कैंसरस सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनका नंबर डिक्रीज नहीं होएगा तो फिर जो है वो ट्यूमर कॉज कर पाएंगे। देन अनकंट्रोल्ड मियोसिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अनकंट्रोल्ड मियोसिस हो गया तो फिर तो मतलब फीमेल बॉडी में एग्स बनते ही जाएंगे, पर ऐसा एक स्टेज आता है जब एग्स नहीं बनते हैं। तो और ऐसे ही सिमिलरली अगर माइटोसिस में देखें, माइटोसिस में क्या होता है, अगर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो गया तो वो इंटेंस ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सेल्स देखा गया है, तो वो कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी है। नॉट अनकंट्रोल्ड मियोसिस बट अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। यही सब बोला था। लैक्स अडेसिवनेस, यस बिकॉज, और फिर वो मेटास्टेसाइज कर जाएंगे। देन वी हैव नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये एंटी ग्रोथ सिग्नल्स के लिए सेंसिटिव नहीं होते। दे सप्रेस अपोप्टोसिस एंड इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। नेक्स्ट इज cardiac and cerebral tissues are derived from the following germ cells respectively: ectoderm and mesoderm, mesoderm and ectoderm, mesoderm and endoderm, endoderm and ectoderm. So the answer is mesoderm and endoderm, सॉरी ectoderm. तो आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में ये लेयर्स जो हैं दे रखी है एम्ब्रियो की। जब हमने एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन लिया है तो हमें मिल रही है एक्टोडर्म जो आउटर लेयर है, मेसोडर्म जो मिडल लेयर है, देन एंडोडर्म जो कि एकदम इनर लेयर है। तो एपिडर्मिस, ग्लैंड्स ऑन स्किन, सम क्रेनियल बोन्स, पिट्यूटरी, एड्रिनल मेड्यूला, नर्वस सिस्टम एंड द माउथ बिटवीन चीक एंड गम्स, एनस, ये सब क्या है? स्किन सेल्स, न्यूरॉन्स, पिगमेंट सेल, ये एक्टोडर्मल डिराइव्ड है। देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, bone, cartilage, blood, endothelium of blood vessels, then muscle, cardiac muscle, skeletal muscle, kidney, then we have gonads जो भी हैं सारे क्या हैं, mesodermally derived है। देन वी हैव एंडोडर्मल डिराइव्ड, कौन कौन से हैं? एयरवेज की लाइनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग, एक्सेप्ट द माउथ, क्योंकि माउथ किस में आया है? वो आया है एक्टोडर्मल डिराइव्ड में। देन डिस्टल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि रेक्टम एंड एनल केनाल है बट नॉट एनस। देन ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लैंड्स हैं। लंग सेल्स, थायराइड सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, ये सारे क्या है? जर्म सेल से, जर्म लेयर से सॉरी डिराइव्ड है। Then we have an animal's ability to escape from a predator by using the explored knowledge of home area is an example of, well, it is an example of latent learning. तो latent learning को थॉर्प ने कैसे डिफाइन किया है? It is an association of indifferent stimuli or situations without patent reward. This learning occurs when an animal stores information while exploring its environment and later uses it to guide its behavior. तो ये जो एक्सप्लोरेशन बिहेवियर से जो है ये लेटेंट लर्निंग डिराइव हुई है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है डिगर वास्प का, जो कि अपने नेस्ट के अराउंड पाइन कोन्स का लैंडमार्क समझ रही थी कि हाँ पाइन कोन्स जो है वो उसके लैंडमार्क है और उसके बीच में सेंटर में क्या है? नेस्ट है। फिर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इनको मूव कर दिया गया दूसरी जगह सेम अरेंजमेंट में ही, तो वास्प ने उसको फॉलो किया। देन लैंडमार्क की पहले पाइन कोन्स थे, फिर स्टोन्स को मान लिया कि लैंडमार्क है, और जो पहले के पाइन कोन्स रखे थे नेस्ट के अराउंड उनका अरेंजमेंट चेंज कर दिया। तो क्या देखा गया कि वास्प ने अभी भी
उसी जगह गई वो बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। स्टोन्स यहाँ हो या फिर पाइन कोन्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द अरेंजमेंट ऑफ द लैंडमार्क्स इज द इम्पॉर्टेंट रादर देन द टाइप। तो उसने अपनी सराउंडिंग के हिसाब से देखा, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे मंगूस का एग्जाम्पल दे रखा है। अ मंगूस नाइदर कन्फाइंड नॉर हंग्री थर्स्टी और रेडी फॉर मेटिंग हैज नो प्रेडेटर्स अराउंड ऑन अ नाइस डे may still explore several hundred yards from its burrow। क्यों करता है ये ऐसा? क्योंकि वो फ्यूचर के लिए मे बी ये चीज़ यूज़ करे फॉर एक्स्ट्रा शेल्टर या फिर इमरजेंसी एस्केप रूट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर हिडन है या लेटेंट है, इसीलिए इसको लेटेंट लर्निंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bowman's capsule are present in which one of the following organs or tissues? Well, the answer is renal cortex। ये डायग्राम देख सकते हैं हम किडनी का। यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर। बोमेंस कैप्सूल है ये, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, मैक्यूला डेंसा है। Which one of the following is the primary function of lung surfactants? Remove dust particles from bronchi, provide immunity to respiratory tract, prevent alveoli from collapsing by decreasing surface tension, aid in carbon dioxide exchange। So C option is correct। Surfactant क्या होते हैं? First of all, they are the surface active agent in water, which means that it greatly reduces the surface tension of water. It is secreted by special surfactant secreting epithelial cells called type 2 alveolar epithelial cells। ये important है, पूछा जा सकता है। Which constitute about 10% of the surface area of the alveoli। These cells are granular, containing lipid inclusions that are secreted in the surfactant into the alveoli। Surfactant होते क्या हैं? They are made up of phospholipids, proteins and ions। Then surfactant is secreted by special alveolar epithelial cells into the fluids that coat the inside surface of the alveoli। The surfactant in turn decreases the surface tension in the alveoli by 2 to 10 fold, which normally plays a major role in preventing alveolar collapse। Now match the disorders/diseases listed in column 1 to their respective causative agents listed in column 2। First is African tick bite fever, येलो फीवर, माइक्रोसेफेली एंड स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस पहले भी रिपीट हो चुका है। तो ये क्या है? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियन से होता है, तो फोर्थ का हो गया फर्स्ट, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। देन थर्ड का सेकंड दे रखा है, दोनों में कॉमन है, तो माइक्रोसेफेली इज कॉज्ड बाय जीका वायरस। देन वी हैव येलो फीवर। येलो फीवर फ्लेवी वायरस कॉज करते हैं, तो सेकेंड का हो गया फोर्थ। एंड देन अफ्रीकन टिक बाइट फीवर इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया स्पीशीज, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ glucose monomers are joined together by glycosidic linkages to form a cellulose polymer। During this process, changes in the free energy, total energy and entropy respectively are represented correctly by which one of the following options? Well, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि रिएक्शन कैसी हो रही है। ग्लूकोज मोनोमर्स हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मोनोमर्स हैं और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन होकर सेलुलोज बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हीट क्या हो रही होगी? एब्जॉर्ब हो रही होगी। किस तरीके की रिएक्शन है ये? एंडरगोनिक रिएक्शन है। एनर्जी का यूज हो रहा है क्योंकि एक लिंकेज बन रही है, कोई बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब किस किस ऑप्शन में है ये पॉजिटिव? इन तीन में है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब फ्री एनर्जी चेंज में क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी का केस देख लेते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? इट इज द डिसऑर्डरनेस इन द रिएक्शन। तो डिसऑर्डरनेस कब होगी?
बहुत सारे ग्लूकोज मोनोमर्स के प्रेजेंस से। ठीक है, तो डिसऑर्डर, ये जो डिसऑर्डरनेस है वो कैसे कम हो रही है? बाय फॉर्मिंग द सेलुलोज। तो मतलब कि सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और हम सब जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो फिर और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होएगा? ये भी पॉजिटिव होएगा, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो सारी जो रिएक्शन है वो क्या आएगी? डेल्टा जी पॉजिटिव आएगी। देखिए, व्हेन अ रिएक्शन रिलीजेस हीट तब डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है, और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में, और डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो फिर डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, जो रिएक्शन है वो अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एब्जॉर्ब कर रही है तो पॉजिटिव होगा डेल्टा एच, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाए, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एस क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था सारी जो कंडीशन थी। Next is in Drosophila melanogaster, a mutation in ultrabithorax which defines the third segment of the thorax or T3 leads to development of four-winged flies. ठीक है, as the halteres develop into a second pair of wings. Which one of the following phenotypes in fly will result from overexpression of ultrabithorax in the second thoracic segment? Well, इसका आंसर होएगा फ्लाइज विथ 4 हॉल्टियर्स, क्योंकि जो अल्ट्रापाइथोरिक्स जीन है वो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट में क्या करता है? हॉल्टियर्स बनाने का काम कर रहा होता है, पर अगर ये सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट में भी एक्सप्रेस होगा तो वो हॉल्टियर्स ही बनाएगा। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में टू रीजन्स ऑफ ड्रोसोफिला क्रोमोसोम 3, जिसमें कि दो होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं या दो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, एंटिनापीडिया कॉम्प्लेक्स और अल्ट्राबाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। तो एंटिनापीडिया में क्या होता है? लेबियल एंटिनापीडिया, सेक्सकॉम रिड्यूस्ड और डिफॉर्म्ड और प्रोपोसीपीडिया, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन जो है वो होता है एब्डोमिनल ए जीन और एब्डोमिनल बी जीन होते हैं, और जो अल्ट्रा बाइथोरेक्स है वो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट की जो आइडेंटिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका काम होता है टू प्रोड्यूस अ पेयर ऑफ लेग्स एंड अ पेयर ऑफ बैलेंसर्स कॉल्ड हॉल्टियर्स। तो ये लेग बना रहा है और हॉल्टियर बना रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लेग है और हॉल्टियर भी यहीं पे बन रहा है। देन वी हैव जो क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर सेकंड में भी ये एक्सप्रेस हो रहा है, अगर सेकंड में भी ये ओवर एक्सप्रेस हो रहा है तो यहाँ पे भी हॉल्टियर बनेंगे, और ये पेयर में बनते हैं तो दो बनेंगे, और दो पहले से ही हैं तो 4 हॉल्टियर्स वाला फ्लाई मिलेगा। Next is, which one of the following is true in case of respiratory acidosis? Increased rate of ventilation is a cause of respiratory acidosis. Blood pH more than 7 हो गया तो pH ही बेसिक हो जाएगा, तो ये एसिडोसिस तो बिल्कुल कॉज नहीं करेगा, ये तो अभी एलिमिनेट कर सकते हैं। Then increased level of carbon dioxide in blood. Acidosis can be compensated through reduction of bicarbonate level in plasma. ये भी गलत, आंसर इज इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कलोसिस और एसिडोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। एल्कलोसिस क्या होता है? रिमूवल ऑफ H प्लस, देन मतलब pH क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, वाइल एसिडोसिस में एक्सेस एडिशन ऑफ H प्लस तो pH रिड्यूस हो जाएगा। तो किडनीज में क्या होता है? जो बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशन है वो रेगुलेट होता है किडनी में, एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। तो जैसे ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होती है, लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का काम करते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा, एंड बाय डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन लंग्स क्या करते हैं? एलिवेट कर देते हैं
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. देन normal physiological acid base homeostasis results from the coordinated efforts of both the lungs and kidneys. तो ये acid base regulation जो हो रही है वो lungs और kidneys दोनों मिलके करती है. और जो acid base disorders है वो अगर हो रहे होते हैं बॉडी में तो वो किस वजह से हो रहे होते हैं, जब यही जो दो रेगुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाती हैं. ठीक है, thus altering their bicarbonate concentration और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन भी ऑल्टर हो जाता है. जब ये सब डिस्टर्बेंसेस हो रही होती हैं एसिड बेस बैलेंस में, जो कि which result from a primary change in extracellular fluid bicarbonate concentration, they are referred to as metabolic acid base disorders. Therefore, acidosis caused by a primary decrease in bicarbonate concentration is termed as metabolic acidosis, while alkalosis जो कि primary increase in bicarbonate कर रही है तो वो metabolic alkalosis होती है. ऐसे ही एसिडोसिस जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से होती है, वो होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होता है, जब डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एल्कलोसिस कब होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है कब, जब इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन होता है और डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है. वाइल एसिडोसिस कब हो रहा होता है, मेटाबॉलिक वाला कब हो रहा है, जब डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट होता है वाइल इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज increase in carbon dioxide concentration. Then we have match the proteins slash molecules listed in column 1 with the cellular location mentioned in column 2. First is galactosyl transferase. सबसे पहले तो जो पता है उसको कर लो. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा. क्लैथरिन वेसिकल्स में पाए जाते हैं. ट्यूबुलिन साइटोसोल में और गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. तो मैच द फॉलोइंग में तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा इसको अटेम्प्ट करके आना ही है आपको. तो सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का वन एंड फोर्थ का सेकंड. सो आंसर इज बी. So the question is, in an experiment, nucleus from a Drosophila oocyte was transplanted into the anterior part of another oocyte. सबसे पहले तो नॉर्मल कंडीशन में जो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है वो एंटीरियर डॉर्सल एरिया में होता है. ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर रीजन. तो द न्यूक्लियस इज जनरली डॉर्सलाइज्ड एंड एंटीरियर और एंटीरियर में प्रेजेंट होता है. तो ये इन्होंने क्या किया, जो ड्रोसोफिला oocyte में से न्यूक्लियस लिया एंड इट वाज ट्रांसप्लांटेड इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ अनदर oocyte. ठीक है, इसी रीजन में मतलब ट्रांसप्लांट किया है एंटीरियर पार्ट में ही, एट अ रीजन अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस. तो वहाँ पे पहले से इस पोजिशन पे न्यूक्लियस होगा, तो उसके अपोजिट में उन्होंने एक न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट कर दिया. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग phenotypes will the developing egg show. तो क्या हो जाएगा, ये साइड भी डॉर्सलाइज्ड हो जाएगी. अगर ये साइड भी डॉर्सलाइज्ड हो गई तो जो अपेंडेजेस हैं वो यहाँ पे भी होंगे, तो यहाँ पे भी 2 डेवलप होंगे. तो टोटल 4 अपेंडेजेस विद अ डॉर्सलाइज्ड एग बनेगा. ये तो ये डायग्राम है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का, ये गिलबर्ट से ली गई है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये न्यूक्लियस जो है वो डॉर्सल एरिया में एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है. और ये है डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन, जिसमें कि डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सिस स्पेसिफिसिटी हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज match the organisms listed in column 1 with the features listed in column 2. First is tapeworm. टेपवर्म में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ऑन द बॉडी सरफेस. ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहता है एज अ पैरासाइट. तो ये जो इंटेस्टाइनल वॉल्स में अटैच्ड हो जाता है एंड इट एब्जॉर्ब्स द फूड और न्यूट्रिशन डायरेक्टली
from its body surface with the help of the microvilli. Then we have jellyfish. Jellyfish bioluminescence show करते हैं. And then we have trichinella. It is a viviparous organism. Then earthworm. In earthworm, lateral heart is present. So first का fourth, second का two, second का one, sorry, third का two, and fourth का third. So option C is correct. Which one of the following statements is not part of the classical Darwinian theory of evolution by natural selection? A trait which is constantly used will get inherited by next generation. देखिए पहले ऑप्शन में ही पता चल गया. This is not the part of classical Darwinian theory क्योंकि ये दी थी लमार्क ने. ये थी लमार्क की यूज एंड डिसयूज थ्योरी. Then we have phenotypic variations exist among the individuals of a population of a species. बिल्कुल. Individuals that best fit into a given environment are more likely to survive. बिल्कुल ये natural selection हो गया. Each population can randomly acquire a distinct and separate suite of variations. बिल्कुल. So the last question is, in a population which is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of occurrence of a disorder caused by recessive allele Q is 1 in 1100. The frequency of heterozygotes मतलब 2pq बताना है हमें in the population will be. हमें दो इक्वेशन पता है, p square plus 2pq plus q square is equal to 1 और p plus q is equal to 1. तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, q स्क्वायर दे रखा है जो कि 1 in 1100 है. अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी निकालें तो कितना आ जाएगा, 0.09. ये हो गया q स्क्वायर. तो q क्या हो जाएगा, तो q हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 0.09 जो कि 0.03 हो जाएगा. देन p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के हिसाब से p की वैल्यू निकल सकती है, 1 माइनस क्यू करेंगे अगर तो 1 माइनस 0.03 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.97. p हो गया 0.97 और पूछा गया है हेट्रोजाइगोट्स की, तो 2pq 2 मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.03 जो कि आएगा 0.058 के करीब. सो द आंसर इज 0.0582. ठीक है, ये रेंज में ही है तो आंसर 0.0582 आया है हमारा. Thank you so much for watching. Do subscribe to my YouTube channel Biology Colony and stay tuned for more. Thank you.